हाय गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में कृषि के बारे में दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि। तो देखिए, आज हम पूरा विस्तार से लेकर आए हैं। तो चलिए, आपके टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। तो आधा वीडियो ना देखें, जब भी देखें तो पूरा देखें, ताकि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाया गया है। तो देखिए दोस्तों, देख आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत का में कृषि। क्या भारत में कृषि? ये देखिए, तो यहाँ से भारत को एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है को कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहता है। क्या दोस्तों, भारत का जो भी जनसंख्या है उसका 55% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर रहता है दोस्तों। जैसे में आप देख सकते हैं, 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% रहा था दोस्तों। क्या 52% रहा था? वहीं घट कर कहाँ आ गया है 1920 में दोस्तों। देखिए यहाँ पे है 1920 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8% आ गया। कितना? 17.8%। तो आप बढ़िया समझें, 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% था। अब 2019 में 19-20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8 है। और इधर देखिए 20-21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9 है दोस्तों। क्या 19.9 है? तो 1951 के मुताबिक 20-21 में हमारा कितना कम गया दोस्तों। लेकिन जो अनाज है हमको 1951 के प्रति 2020-21 में बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है और ज़्यादा होता भी दोस्तों। तो अनाज ज़्यादा हो गया, लेकिन जीडीपी के अनुसार कम गया है दोस्तों। क्या? जीडीपी के अनुसार कम गया है। और अनाज ऐसे 51 के अनुसार 20-21 में ज़्यादा हो रहा है। तो आइए जीडीपी के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, जीडीपी आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको पर एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जीडीपी के बारे में पहले बढ़िया से समझ लें, ऐसे इसमें समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जीडीपी में हम एक और वीडियो बना देंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा, और उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया गया है दोस्तों। क्या? 3 क्षेत्रों का आकलन किया गया है। वो कौन है? तो देखिए, प्रथम क्षेत्र, ये कृषि में 3 क्षेत्र होता है दोस्तों। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र है दोस्तों। तो प्रथम क्षेत्र किससे रिलेटेड है? तो ये है कृषि से, क्योंकि भारत में 3 क्षेत्र है दोस्तों। तो ये प्रथम है कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग। उद्योग में कौन आता है दोस्तों? तो कपड़ा आ जाता है, जूट आ जाता है, जो कि उद्योग बड़ा कंपनी हो गया दोस्तों, उसको उद्योग कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ गया। और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवा है दोस्तों। क्या? सेवा। तो ये सेवा में होता है दोस्तों कि जो भी नेता कोई भी है, जिसमें डॉक्टर हो गया तो जनता को सेवा कर रहा है, ये सेवा हो गया दोस्तों। तो देखिए, कृषि है, प्रथम क्षेत्र में कृषि है तो 19% है दोस्तों। क्या? 19% कृषि भी हुआ है। और उद्योग में कितना है? उद्योग है 26%। क्या? उद्योग में भी है भारत के लोग 26%। और सबसे ज़्यादा भी क्षेत्र है सेवा में दोस्तों। क्या? सेवा में, कि देख रहे हैं 55% है सेवा में। तो 55% अभी सेवा में लगा हुआ है जनता, और 26% उद्योग में, 19% कृषि है दोस्तों। क्या? 19% कृषि है। तो यह इतना समझे दोस्तों, और आगे बेहतरीन तरीक़ा से समझते हैं। तो देखिए, भारत का कृषि है। क्या? भारत का कृषि। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि है, ये देखिए अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है भारत को कृषि क्षेत्र के अनुसार दोस्तों। तो देखिए, 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। क्या? कि एक भूमि है जो 55% कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है दोस्तों। और लगभग 45% क्षेत्र सिंचित है। जैसे में सिंचित दोस्तों, देखिए कोई भी कहीं पानी की जगह नहीं है तो वहाँ पे
मोटर से या फिर फिल्टर से या सीढ़ी से किसी चीज़ से वहाँ पे पानी आ जाता है दोस्तों, और सिंचाई कर लेते हैं, उसे सिंचाई सिंचित कहते हैं दोस्तों। जैसे में वर्षा भी ना हो तब भी वहाँ पे पानी पहुँचा ले हम अपना मानव संसाधन के द्वारा, तो उसे सिंचित कहते हैं। और ये हो गया मानसून द्वारा हो गया, तो ये है बरसात पर निर्भर करता है दोस्तों। तो 55% क्षेत्र कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है, और लगभग 45% क्षेत्र सिंचित पे है दोस्तों। देखिए भारतीय किसान ये 60 से 65%, देखिए दोस्तों वो पकड़ लेते हैं, 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। क्या 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जैसे में दोस्तों देखिए 60 से 65%, इसलिए खाद्यान्न इसको कहते हैं कि भारत में कई कई अथी है किसान है जो अपने पेट के लिए उगाता है दोस्तों। जो खाना कुछ खेत में उगाता है तो वो खाने के लिए उगाता है दोस्तों, और कितना है कि बेचने के लिए भी उगाता है किसान। तो कुछ किसान ये देखता है कि हमें एक वर्ष का खाना हो जाए अपने खेत में, तो उसी के लिए है खाद्यान्न फसलें उगाता है। तो जैसे गेहूँ चावल वो खाने के लिए होता है दोस्तों। अब कितना होता है कि बेचने के लिए उपजाता है, खाने के लिए में से उपजाता है दोस्तों 60 से 65% किसान अपने के लिए काम करता है। और देखिए 30 से 35% किसान ऐसे हैं कि वाणिज्यिक फसलें उगाते हैं। क्या वाणिज्यिक फसल मानो व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, जैसे कपास जूट ये सब हो गया कि एक बेचते हैं तो व्यापारी करते हैं। तो 30 से 35% किसान ऐसे हैं कि कुछ व्यापारी या बेचने के लिए फसल उगाते हैं, और 60 से 65% ऐसे हैं कि अपने परिवार को चलाने के लिए उगाते हैं दोस्तों। क्या अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं, उपजाते हैं और घर में जमा करके रखते हैं दोस्तों कि एक वर्ष चलना चाहिए। तो इतना समझ गए होंगे वाणिज्यिक फसलें और खाद्यान्न फसलें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि कितना भूमि किस पर निर्भर करता है दोस्तों। क्या कितना भूमि किस पर निर्भर करता है। तो देखिए भारत में कुल क्षेत्रफल का कि क्या भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 100% होता है दोस्तों। देखिए 100 में से 51 कृषि पर है दोस्तों, कृषि है दोस्तों। क्या 100% में 51 कृषि उगाया जाता है। क्या कृषि उगाया जाता है, इसमें देख लें कृषि उगाया जा रहा है। और 21% पर वन है दोस्तों। क्या वन है, 21% है वन। और ये 24% भूमि पर बंजर है दोस्तों। क्या बंजर भूमि है, इसमें कुछ उगाया नहीं जाता है, जैसे तैसे रहता है, इसमें कुछ उगाया नहीं जाता है, बंजर भूमि जिसे कहते हैं। और 4% ऐसा है कि जिसमें चारागाह है। क्या चारागाह है, जानवर चर सकता है, जानवर का खाना हो सकता है दोस्तों। देखिए 51% कृषि है, 21% वन है, और 24% बंजर भूमि है, और 4% चारागाह है दोस्तों। हमारे भारत में 100% में यही है दोस्तों हमारा ज़मीन। तो और आगे देखिए दोस्तों हम लोग बढ़िया से समझते हैं। तो भारत में कृषि जलवायु, क्या भारत की कृषि जलवायु जो है हम लोग को, जो देखिए दोस्तों हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। क्या हर पौधा जो है अपना विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। जैसे में देखिए दोस्त गेहूँ एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, यह जाता है, इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है सर्दी की ऋतु में, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए दोस्तों। और आगे है धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी के मानसून के समय उगाया जाता है, क्योंकि सब मानसून फसल है। ये मौसम चाहिए दोस्तों, पानी चाहिए, और इसको पानी नहीं चाहिए तो सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय के मानसून में उगाया जाता है दोस्तों। तो देखिए जैसे में दोस्तों आपको बता दिया गया है, ये दोस्तों जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। क्या कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। जैसे में देखिए तो पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगा योग मैदानी क्षेत्र। तो ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। मध्य कोपनीय मैदानी क्षेत्र, उच्च कंगोर मैदानी क्षेत्र, गंगेय पर मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र,
केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र है। इसे 15 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जो हिमालय है दोस्तों, 15 भागों में बांटा गया है। तो देखिए और आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो पूरा जो तो ये तो आप पढ़ लेंगे। तो देखिए और आगे देख बताते हैं, हम आपको अब समझाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हमारा है भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं। क्या? भारतीय कृषि के कुछ समस्याएं। मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहता है दोस्तों। क्या? भारत की कृषि है जो मानसून पे अत्यधिक निर्भर रहता है। जो आपको बताए थे कि मानसून है, मानसून पे 51%। क्या? 51% निर्भर रहता है। और कृषि का शिक्षित एवं परंपरावादी होना जरूरी है। क्या? भारत में उतना शिक्षित एवं परंपरावादी नहीं है, लेकिन कृषि के अशिक्षित एवं परंपरावादी होना जरूरी है। जैसे में देखिए दोस्तों, भारत में पहले से जो उगाते आ रहा है पूर्वजों हमारा, वहीं उगाते चल चाह रहे हैं दोस्तों। इसमें शिक्षित होना चाहिए और नए नए किस्म का उगाना चाहिए फसलें। तो हमारे भारत में उतना शिक्षित नहीं है। तो देखिए अब आके देखिए, कृषि जोतों का छोटा आकार। कृषि जोतों का छोटा आकार है दोस्तों। तो इसमें भी है। तो देखिए, भारत में 2 से 3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। क्या? भारत में 2 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती है, क्योंकि भारत में ज़मीन कम है दोस्तों। फसल उगाने वाला 51% है, उसमें से कितना किसान है? इसमें 2/3 में किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम है। और यहाँ देखिए मानसून में दोस्तों, तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या? मानसून को जुआ कहा जाता है। कभी वर्षा हुआ, कभी नहीं हुआ। तो और कभी धूप है तो धूप से ही, कभी समय पर पानी मिला या नहीं मिला, तो इसे कहते हैं जुआ। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और भारत का अधिकतर किसान शिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है। जैसे हम देखें तो भारत का अधिकतर किसान शिक्षित है, लेकिन और पुराने तरीके से ही कार्य करता है, कृषि करता है। उसका अपना तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों, अलग तरीक़ा से खेत करना चाहिए। लेकिन पुराना जो पूर्वजों ने हमारे करते आए हैं वैसा ही करते चला जा रहा है भारत में दोस्तों। तो देखिए आगे बीज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बीज की निम्न गुणवत्ता है दोस्तों। क्या? बीज की निम्न गुणवत्ता है। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए कुल बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिसका कारण पैदावार बहुत कम होती है। देखिए तो निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण पैदावार बहुत कम होती है। इसमें उच्च गुणवत्ता चाहिए दोस्तों और पावर चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ सरकार का भी अथी है। अब आगे देखिए, भंडारण की पर्याप्त सुविधा। क्या सुविधा चाहिए? क्या क्या? भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है, क्योंकि यहाँ सुविधा कम पड़ता है दोस्तों। सरकार की तरफ से बहुत कम सुविधा आता है किसान के तरफ के प्रति। तो यहाँ अनाज बहुत सड़ जाता है, कितना गल जाता है और कितना जहाँ है वहीं रहता है दोस्तों। तो हमारा से इतना समझ होंगे। भंडारण की पर्याप्त सुविधा और बीज की निम्न गुणवत्ता तो समझ गए होंगे। तो देखिए आप इतना समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे हम देखिए दोस्तों, हर ऋतु पर बांट दिया गया फसल को कि इस ऋतु में इस फसल है। देखिए रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ज़्यादा फसलें, 3 ऋतु पर बांटा गया दोस्तों। क्या? 3 ऋतु पे। देखिए बुआई, अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है दोस्तों। कम से कम 5 महीना दोस्तों, 5 महीना में हर फसलें कट जाता है। देखिए खरीफ फसलें बुआई किया जाता है। खरीफ की फसलें कब बुआई किया जाता है? जून जुलाई में, और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। क्या? नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। और देखो ज़्यादा फसलें बुआई है मार्च में और जून में कट जाता है। मार्च में बुआई करता है, जून में कटता है दोस्तों। तो आगे देखिए बताते हैं हम आपको बढ़िया से। रबी फसल सर्दी ऋतु की फसल। ये हर एग्जाम में आता था, यही आता है दोस्तों कि बुआई रबी की फसलें कब से कब बुआई जाती है और कब काट ली जाती है। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों। तो ये देखिए रबी फसलें शीत ऋतु की फसलें कौन कौन है? तो अक्टूबर नवंबर बुने जाते हैं कौन कौन दोस्तों? तो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर अक्टूबर नवंबर बुने जाते हैं दोस्तों और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। और खरीफ फसलें में कौन कौन फसल आते हैं?
तो धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना और अभी आते हैं दोस्तों। तो हम तो इतना लिखे हैं। तो ये जून जुलाई में बोआ जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिए जाते हैं। आगे देखिए ज़्यादा फसलें, क्या ज़्यादा मार्च में अगर ज़्यादा फसलें रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। क्या ज़्यादा फसलें हैं जो रबी तथा खरीफ फसल में आते हैं के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, यह ज़्यादा फसलें में है दोस्तों। तो ये सब खरीफ फसलें में काट लिए जाते हैं। खरीफ फसलें और रबी फसल के बीच में होते हैं, वो काट लिए जाते हैं दोस्तों। अब ये है रबी फसल में है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर। और खरीफ फसल में धान, बाजरा, कपास। तो आगे इतना हो गया दोस्तों। तो इतना याद हो गया होगा। तो चलिए आगे आओ पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगला है कृषि के प्रकार। क्या कृषि के प्रकार? तो ये है दोस्तों फसल चक्र। क्या फसल चक्र है दोस्तों? भूमि के किसी भाग को से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। देखिए फसल चक्र किसे कहते हैं? तो भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना यह फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरक बढ़ती है। क्या इससे मिट्टी की उर्वरक बढ़ती है दोस्तों? ये हो गया फसल चक्र। अब अनुबंध कृषि। क्या अनुबंध कृषि देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमती पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है दोस्तों। तो अनुबंध के कृषि करता है ये। तो बहुत ही अनुबंध कृषि अलग है दोस्तों और इसको समझना है दोस्तों। तो आप किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है दोस्तों। क्या अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। तो आगे देखिए कार्बनिक कृषि है। क्या है? कार्बनिक कृषि। तो कार्बनिक कृषि है दोस्तों। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है कि जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिससे सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं दोस्तों। क्या? उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं। तो इतना हो गया दोस्तों, कार्बनिक कृषि आप समझ गए होंगे। तो देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ है दोस्तों कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार है झूम कृषि है दोस्तों। कार्बनिक कृषि हम लोग समझे, अब झूम कृषि समझते हैं। तो झूम कृषि दोस्तों यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की खेती की जाती है। और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधे को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इसे कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसे ही झूम कृषि कहते हैं दोस्तों। जैसे में देखिए झूम कृषि दोस्तों जो एक वन है, कोई पहाड़ी है, तो वन लगा हुआ है, पेड़ पौधा है, तो वहाँ पे उर्वरक खेती होता है दोस्तों। तो पेड़ पौधा को काट दिया जाता है और उस पर खेती किया जाता है। जब वहाँ पर का उर्वरक खत्म हो जाता है दोस्तों तो और आगे वन काटता है दोस्तों, और आगे वन काट के वहाँ पे खेती किया जाता है, खेती करता है दोस्तों। तो इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं दोस्तों। जो यहाँ से बढ़ते जाते हैं या फिर सीढ़ी नुमा कृषि। क्या? सीढ़ी नुमा कृषि है दोस्तों। सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ियों प्रदेशों की ढलावा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्र को कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों हैदराबाद है, वहाँ पहाड़ी नुमा खेत है दोस्तों। जो हैदराबाद में जो जैसे में उस पर पानी नहीं डालिएगा तो सिंचाई करने में बहुत कम पानी में सिंचाई हो जाता है। और वैसे जगह पे कॉफ़ी, चाय ये सब का खेती किया जाता है। तो उसी को कहते हैं ढलीदार खेत। क्या? ढलीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी के प्रदेशों की ढलावा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित होता है दोस्तों, क्षेत्र को कहते हैं। इन क्षेत्रों में पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होता है। ऐसा ही होता है दोस्तों। आप अगर खेत नहीं देखे हैं तो नेट पे सर्च कीजिएगा हैदराबाद का खेत, वहाँ छोटे छोटे खेत है दोस्तों। और पानी अगर सिंचाई करते हैं तो तुरंत सिंचाई हो जाता है कम पानी में दोस्तों।
तो उसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। उसमें कॉफ़ी चाय सब उगाया जाता है और ये अच्छा कीमत पर अच्छा अथी व्यापार भी करते हैं दोस्तों। तो इस कृषि का प्रकार हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अलग दोस्तों। तो देखिए हम अब कृषि के विभिन्न अथी पढ़ेंगे दोस्तों। कृषि विभिन्न कृषि क्रांति, क्या विभिन्न कृषि क्रांति। तो देखिए हरित क्रांति है, एक भारतीय हरित क्रांति है दोस्तों। क्या हरित क्रांति, एक भारतीय हरित क्रांति। तो दोनों में पढ़ेंगे। हरित क्रांति की एक सेकेंड दोस्तों, देखिए दोस्तों हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी जिसके तहत अनाज उगाने के लिए उपयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। जैसे में दोस्तों ये है हरित क्रांति है दोस्तों। तो उगाने के लिए जो भी आप फसल लगाते हैं उसको बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया दोस्तों कि आप लगाओ और ज़्यादा मेहनत करो और कम खेत में ज़्यादा फसल उगाओ, वो है दोस्तों। तो देखिए 1965 में यूएसए प्रेस मैगजीन में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है दोस्तों। क्या नॉर्मन बोरलॉन्ग शांति के क्षेत्र में नॉर्मन पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाते हैं और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है नॉर्मन बोरलॉन्ग के दोस्तों। और भारतीय हरित क्रांति में दोस्तों हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। क्या हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर कृषि पर पड़ा था दोस्तों। क्या हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल और की कृषि पर पड़ा था। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूँ का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया दोस्तों। पहले हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का 5 गुना उत्पादन बढ़ गया दोस्तों। तो इसे कहते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। अब आगे है दोस्तों, आगे है क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति। क्या इसको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से किस अथी से संबोधित करते हैं। तो हरित क्रांति है जो है खाद्यान्न उत्पादन। क्या खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति है वो है दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति है टमाटर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति है झींगी मछली उत्पादन। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से दोस्तों। और काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन। गोल्ड क्रांति है आलू उत्पादन। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हें याद कर लें कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है दोस्तों। पीली क्रांति किससे संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से दोस्तों। तो हिसाब से पूछे जाते हैं कि ये सब उत्पादन दोस्तों। तो आगे देखिए, अगर तो इंद्रधनुष क्रांति तो इसमें हरित पीली नीली लाल गुलाबी भूरी दूसरा और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य होता है दोस्तों। क्या चलने का लक्ष्य होता है। तो आगे देख लेते हैं। और आगे देखिए हमारा ये है भारत की प्रमुख फसलें। भारत में कौन कौन हमारे फसल हैं जो दोस्तों। चावल, ये चावल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। क्या चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। कहाँ पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है पश्चिम बंगाल में। और विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है तो चीन में होता है दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में और भारत में कहें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय चावल संसाधन केंद्र कहाँ है तो कटक में है। और गेहूं में दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में। और विश्व में बोलें तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है दोस्तों। चीन के बाद नंबर आता है भारत का। तो ये देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है दोस्तों। प्रति हेक्टेयर गेहूँ में सबसे ज़्यादा गेहूँ होने वाला है पंजाब दोस्तों। क्या पंजाब है। तो देखिए आपको बढ़िया से हम समझा दें भारत की प्रमुख फसलें। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है गेहूँ, चना, आलू, मसूर।
ये तीनों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा उपज करते हैं दोस्तों। और राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा और सरसों। सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? तो राजस्थान। और सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान होता है दोस्तों। अब आ जाए कि गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, कुछ इसमें से कुछ भी मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। हम और भी बताते हैं कि रबर सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? तो थाईलैंड में है दोस्तों। क्या? थाईलैंड। और उसके बाद है दोस्तों केरल में दोस्तों। क्या? केरल में। थाईलैंड और केरल दोनों में रबर उपजाया जाता है सबसे अधिक। और गन्ना कहें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है दोस्तों। विश्व में ब्राज़ील। और भारत में उत्तर प्रदेश दोस्तों। क्या? भारत में उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और चाय हो गया तो चाय विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब अगर भारत में आ जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा असम में उगाया जाता है दोस्तों। कहाँ? असम में। और सोयाबीन है दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाया जाता है। अब आगे हम हमारा देश भारत का बात करें तो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कॉफ़ी का बात करें तो कॉफ़ी है विश्व में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और हमारे देश भारत को करें तो कर्नाटक। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाया जाता है कॉफ़ी? तो कर्नाटक में। और दाल बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में, सबसे ज़्यादा दाल भारत में उगाया जाता है। तो क्या? भारत में। भारत में राज्य अति करें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा दाल कहाँ उगाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। क्या? मध्य प्रदेश में। तो इतना आप समझ गए होंगे। विश्व में और भारत में रबर भी है दोस्तों। सब विश्व में बात करें तो थाईलैंड में सर्वाधिक। और भारत में करें तो केरल में रबर उगाया जाता है दोस्तों। क्या? केरल में। तो देखिए, और आज के लिए हम आपको इतना बताए हैं। अगला वीडियो हम फिर लेते आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो फिर बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त, थैंक यू गाइस।